हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ली शैटलर प्रिंसिपल के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट मार्वलस टॉपिक और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं? कंफ्यूज होने का मेन कारण होता है कि वो इसे याद कर लेते हैं, वो इसे रट लेते हैं। ओके, साइंस रटने वाली चीज़ नहीं है, साइंस तो समझने वाली चीज़ होती है ना। तो हमारे लर्निंग का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले सीखो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेनी होती है, इसके बाद फिर उसकी कुछ की आइडियाज़ निकालते हैं, जिसे हम लोग बाद में चल के उसे ट्रिक का नाम दे देते हैं। पर दरअसल वो ट्रिक के पीछे का वो बहुत बड़ा लंबा सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझने की ज़रूरत होती है। हम लोग ट्रिक याद करके यही एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना होता है, तब जाकर के कहीं से ट्रिक काम करती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ली शैटलर प्रिंसिपल के बारे में जानना चाहेंगे। क्या होता है ली शैटलर प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसका मोटो क्या है बनने का। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे बात करूँ इंडस्ट्रियल लेवल पर, जब बात किसी इंडस्ट्री की जा रही हो, लेबोरेटरी की नहीं, लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं और छोटा सा कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देखते हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसका यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर और एवरीडे लाइफ में। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में उसका कहीं पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते हम, उसे फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पर हमें क्या चाहिए होता है? इंडस्ट्री लेवल पर हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कम करें और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ऐसा केमिकल कंपाउंड को ऐसा प्रोसेस ऐसा वे हम लोग फाइंड करें जिससे हम इन्वेस्टमेंट कम करें और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो जैसे अगर मैं बात करूं हार्बर्स प्रोसेस की। हार्बर्स प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्रियल लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लोज कंटेनर लेते हैं। ओके, इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं और उसे गर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हीट प्रोवाइड की जाती है और इन रिजल्ट हमें मिलता है अमोनिया का फॉर्मेशन। ओके, ये अमोनिया का फॉर्मेशन, इसका प्रोडक्शन हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं बिना कुछ ऐड किए हुए, यही रास्ता हमें ढूंढना है। ओके, सो इस रास्ते को ढूंढने का काम एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक ली शैटलर ने किया था, जिसके बाद इस प्रिंसिपल का नाम उनके नाम के ऊपर रख दिया गया है, ली शैटलर प्रिंसिपल। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है ये, इसका क्या एप्लीकेशन है। अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की सबसे कंफ्यूजिंग लाइन होती है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उन्हें नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले उसे टैकल करते हैं, उसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्या होता है। क्या ऐसी खास बात है इस लाइन में कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है, समझ नहीं पाते कि इसमें है क्या ऐसा। ठीक है, तो समझते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 11 से समझते हैं। अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of changes। बहुत बड़ा है, ज़्यादा ही बड़ा है। तो समझते हैं, सबसे पहले इसको ना तोड़ते हैं। जब भी आपको कोई बड़ी सी प्रॉब्लम दे दी गई हो, ओके, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसे इकट्ठे दे करके भागते नहीं, उसको वन बाय वन पीस में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने से क्या होता है कि उसकी एक एक चीज़ें समझ में आती हैं, समझ में आ जाता है कि वो स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। जैसे इस स्टेटमेंट को हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम फर्स्ट लाइन को ऑपरेशन करते हैं। इसका क्या कह रहा है? इफ़ अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। मतलब मैं बात करूँ, सपोज करो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ए इक्वल्स टू बी। ओके, अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अल्टर्ड करते हैं या इसे डिसाइड करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर रहे? वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें हम चेंज कर दें तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी? कहने का मतलब ये है। ओके, तो सबसे पहले फैक्टर समझ लेते हैं। तो फैक्टर बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन कुछ मेनली होते हैं कॉन्सेंट्रेशन,
पहला, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा प्रेशर, चौथा टेम्परेचर, फिफ्थ वन is catalyst, sixth one addition of inert substance. ओके ये कुछ 6 ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहेगी कि नहीं रहेगी। यानी ये अगर इनमें से किसी में भी हम चेंज ले आ देते हैं तो ऐसे केस में हमारी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकती है। ओके तो पहले लाइन का ऑपरेशन हो गया कि चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। अगर इन 6 फैक्टर में से किसी में भी हम चेंज ला दें ओके तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस और काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस। आखिर समझते हैं पहले, देखो क्या कह रहा है कि ऐसे केस में जब भी ये चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा कि रिएक्शन वापस से उस इक्विलिब्रियम को पाना चाहेगी, उसे अचीव करना चाहेगी, तो इस कंडीशन में इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है ताकि वो वापस से उस कंडीशन को यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर सके। क्यों ऐसा होता है? क्यों से कि अगर हम ध्यान दें सपोज कीजिए कि ये एक यू वेसल है और यहाँ पर कोई रिंग रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर नहीं सेंटर पे, तो ये यहाँ पर एकदम स्टिल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एकदम मूव करेगी नहीं क्योंकि कि एकदम स्टेबिलिटी पॉइंट इसकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि कि नेट फोर्स 0 है। ओके अगर मैं इस रिंग को उठा करके यहाँ पर ले आकर रख दूँ तो ऐसे केस में क्या होगा, रिंग स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाएगी। यहाँ पर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो इसे मूव करने पे मजबूर कर देगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वापस आना चाहेगा ना, या फिर इसे उठा करके यहाँ रख दूँ तो भी यहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। और कोई भी इंसान हो, कोई भी जगह हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है, शांत होना चाहती है। तो ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अगर जो फैक्टर इक्विलिब्रियम को डिसाइड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंज लाता है तो हमारा रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, यानी ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी ताकि उस चेंज को नलिफाइड या मिनिमाइज किया जा सके। ओके यानी रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा से पा सके। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, सबसे बेहतरीन एग्जांपल दैट इज़ अभी मैंने बात की थी हार्वर्ड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें हम एक क्लोज कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लेते थे। ठीक है, और क्या होता था, हमें एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता था कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब कहीं ना कहीं जाकर के ये जो रिएक्शन ये तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कहीं ना कहीं जाकर के इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। यानी जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही डिसोसिएशन होगा। तो हम तो बीच में लटक गए, अगर हम इसे लेंगे तब तो हम बीच में लटक जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होना है कि हम इस अमोनिया को इसका हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो एक काम करते हैं, इस कंटेनर में सपोज कीजिए कि अगर मैं वाटर ड्रॉपलेट्स डाल देता हूँ, ठीक है, पानी की कुछ बूंदें डाल देता हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सपोज करो ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दोनों ही नॉन पोलर गैसेज हैं। ओके, नॉन पोलर गैसेज हैं। नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगी, ये इससे रिएक्ट ही नहीं करेगी। लेकिन अगर हम बात करें अमोनिया की तो ये एक पोलर गैस
है ना, ये पोलर गैस है और पोलर होने की वजह से ये वाटर के साथ ड्रास्टिकली रिएक्शन करती है और इसमें जाकर के डिज़ोल्व हो जाती है, यानी आफ्टर ऑल इन द फाइनल ये जाकर के इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जैसे कुछ अजीब सा हुआ ना, यहाँ से अमोनिया गायब हो जाएगी, अमोनिया तो डिज़ोल्व हो गई, या मैं इसे निकाल दूँ या मैं किसी दूसरे कंटेनर में निकाल दूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ से अमोनिया डिज़ोल्व मतलब ख़त्म हो गई, यहाँ पे अमोनिया का जो कॉन्सेंट्रेशन था, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया था वो डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन को ये नहीं पता ये कहाँ गया, रिएक्शन को क्या पता है कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है अब, है ना, इक्विलिब्रियम अब डिस्टर्ब हो चुका है। अब क्या करेगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी रिएक्शन को क्या दिख रहा है, रिएक्शन को केवल इतना दिख रहा है कि भाई जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन पहले था अब वो चेंज हो चुका है। अब क्या है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से। अब रिएक्शन को केवल इतना दिख रहा है, या बोलूँ तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। तो अब क्या करेगी रिएक्शन, चाहेगी कि तुम एक्सेस, ये एक्सेस है ना, तुम ये इतने सारे हो चुके हो, तुम्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इसे यूटिलाइज करेगी, खपाएगी, उसका यूज़ करेगी, यूज़ करके उसे उसका प्रोडक्शन बनाने में काम करेगी, मतलब इस अमोनिया को फॉर्मेट करेगी, इसका प्रोडक्शन करेगी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ, किस में, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, है ना। और किसी टाइम टी पर, सपोज किसी टाइम टी पर एक केस ऐसा आएगा कि जो ये यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा यानी स्टेबलाइज हो जाएगा, वापस से हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। ओके, पर यहाँ पर कुछ अजीब हो जाएगा। अजीब क्या होगा, जब फाइनल हमें मिलेगा ना, सपोज कीजिए जो नया इक्विलिब्रियम दोबारा से ये अटेन होगा, उस केस में हमारा नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम मिलेगा, पुराने वाले इक्विलिब्रियम से कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्यों से कि अब अगर ये यूटिलाइज हुआ है, ओके, यूटिलाइज होगा तो कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, इसलिए नए वाले इक्विलिब्रियम में हमें N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम देखने को मिलेगी, और NH3 जो कि अब हटाया जा चुका था वापस से उतना नहीं मिलता, क्योंकि ये होमोजीनस इक्विलिब्रियम है। होमोजीनस इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एक ही फेज में हो, ओके, उनकी फेजेस वन हो, तो ऐसे केस को हम होमोजीनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। और होमोजीनस इक्विलिब्रियम अपना जो चेंज होता है उसे पूरी तरीके से नलीफाइड नहीं कर पाती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि होमोजीनस इक्विलिब्रियम दिया हो तो ऐसे केस में क्या होगा, तो रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया है तो, या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया गया है, तो नए इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर होमोजीनस है तो स्लाइटली कम मिलेगा, ज़्यादा कम नहीं, स्लाइटली कम मिलेगा। और अगर यहीं कहीं हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम ले लें, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट इज डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। हेट्रोजीनस रिएक्शन क्यों बोला मैंने, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, बट ये गैस में है। ओके, गैस में है मतलब ये लिबरेट होगा, ठीक है। अब समझो होता क्या है, हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये Kc, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा इसके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब ये फॉर्मेशन हो गया होगा और इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन पहुंच चुकी होगी, उस समय पर इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये Kc डिपेंड करता है। अगर हम Kc का टर्म लिखें, ओके, तो सॉलिड का रेट हम कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 लिखेंगे, है ना। सपोज करते हैं कि हम इस CO2 को निकाल लेते हैं, है ना। अगर हम इस CO2 को निकाल लें, जैसे अगर मैं किसी फर्नेस यानी भट्टी में ये कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, ओके, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को नीचे से मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करती है, हमारा दिमाग गर्म, मैंने क्या किया, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा दिया
और एग्जॉस्ट फैन की हेल्प के थ्रू मैंने इससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एग्जॉस्ट कर दिया, एक्सहेल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीज हो गया ना। अगर मैं इसके रेट टर्म की बात करूं तो हमारा Kc इज इक्वल्स टू मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अब ये डिक्रीज हो चुका होगा, मतलब अब Kc नहीं रह गया, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुकी है। अब डिस्टर्ब हो चुकी है तो क्या होगा, अब रिएक्शन अपने आप को वापस से इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, तो वो किसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी रिएक्शन की दो डायरेक्शंस होती हैं, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। फॉरवर्ड मतलब टूवर्ड्स प्रोडक्ट, बैकवर्ड मतलब टूवर्ड्स रिएक्टेंट। ओके, अमोनिया के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हुआ था। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हुआ था तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव की थी, ताकि रिएक्टेंट को वापस से यूटिलाइज किया जा सके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा सके, है ना। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिर गया। ओके, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिर गया तो अब क्या करेगी रिएक्शन डिस्टर्ब। रिएक्शन को क्या दिख रहा है अब कि हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से, है ना, या ऐसे बोलूँ ये। ओके, अब रिएक्शन क्या करेगी, इस एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी, ताकि वापस से इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंच सके। ओके, सो यही हमारा ली शैटलर प्रिंसिपल है। ये हमें यही बताता है कि किस फैक्टर को चेंज करने पर हमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा और किस रास्ते के थ्रू हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। अब सोच लो कि अगर मैं इस कंटेनर में से अमोनिया निकाल लेता तो वापस से रिएक्शन स्टार्ट होती, वापस से अमोनिया मिलता। ऐसे ही हम अमोनिया निकालते जाते, हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होते जाता, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ी ना। उसी तरह यहाँ की बात करें, हमें कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमें डिसोसिएट करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिले, इसके लिए हमें CO2 को एक्सहेल करते रहना होगा। CO2 एक्सहेल होता रहेगा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता रहेगा, है ना। तो इसलिए ली शैटलर प्रिंसिपल ने कहा कि भाई कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनका ये रास्ता हम अगर इस रास्ते को हम फॉलो करें तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यानी हमने इन्वेस्टमेंट कम किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा कर दिया। लेकिन अब समझते हैं कि ये जो फैक्टर हैं इनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या करने से हमारी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, क्या करने से हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, तभी तो कुछ मामला क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझते हैं सबसे पहला फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन concentration। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दें तो ऐसे केस में क्या इफेक्ट आएगा किसी इक्विलिब्रियम पर। किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मतलब या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट। ओवरऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का कहने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन में जो जो मॉलिक्यूल हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से किसी का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम चेंज कर देते हैं तो ऐसे केस में हमारी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगी, या तो फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड जाएगी, कैसे जाएगी, कब जाएगी, ये अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया, जैसे मैंने H2 हाइड्रोजन आयोडाइड का लेता हूँ इस बार एग्जांपल। मैंने एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन और आयोडीन ले लिया,
दोनों ही गैसेस फॉर्म में। ओके, और यहाँ पर हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम अटेन हो गई और क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है। ओके, अब क्या किया, खुरापाती स्टार्ट। हम लोगों ने ना यहाँ पर हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज कर दिया, यानी हाइड्रोजन और ठूंस दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ओके, I2 का कॉन्सेंट्रेशन तो वही था, हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन अब क्या होगा, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर मैं हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया हूँ तो मतलब टोटल बात करूँ तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका होगा। ओके, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है, मतलब क्या कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है अब प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो चुका है। ओके, ये तो गलत बात हो गई, रिएक्शन डिस्टर्ब हो चुकी है ना। रिएक्शन डिस्टर्ब हो चुकी तो अब रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है अब ये वापस से इस एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को यूटिलाइज करेगी, किसमें, टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, ताकि रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो, H2 और I2 वापस से रिएक्शन करें और इसके बाद हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करें। तो यानी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, ठीक है, इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई याद तो करना नहीं है, कुछ की पॉइंट्स भी बनाने हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में हमें हेल्प हो सके, देख कर बता सकें कि कैसे कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, ग्राफ देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ओके, और ये रहा मेरा टाइम। ठीक है, ओके, H2, I2 और HI। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड जब तक इक्विलिब्रियम पर थे तब तक कुछ ऐसा रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट रहा होगा। ठीक, ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक, आफ्टर टी टाइम इंटरवल के बाद, टी टाइम के बाद हमने क्या किया कि H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये ऐसे इंक्रीज हो गया है ना। इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ कि रिएक्शन डिस्टर्ब हो चुकी है। रिएक्शन डिस्टर्ब हो गई का इसका मतलब क्या कि अब ये चाहेगी कि वापस से ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है ये वापस से रिएक्ट करें और हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं दोबारा से इन दोनों का रिएक्शन स्टार्ट होगा। इन दोनों का रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कमी देखने को मिलेगी। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया ना कि कमी होगी, लॉस होगा, यानी दोबारा से यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट बढ़ा इसका ये वापस से कम होना स्टार्ट करेगा। ओके, ठीक है, वापस से कम होना स्टार्ट किया, ऐसे जा रहा है। ठीक, I2 भी अब वापस से कम होना स्टार्ट करेगा, ये भी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी क्योंकि ये भी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, और हमारा HI का क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड अब जैसे जितना पहले था अब और फॉर्मेशन उसका स्टार्ट हो गया, यानी इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और जब तक हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तब तक रिएक्शन चल रही होगी, और जैसे ही हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन यानी इक्विलिब्रियम जैसे ही अचीव हो जाती है, सपोज कीजिए यहाँ के बाद
टी डैश के बाद हमारी सेकेंड इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। तो अचीव हो जाएगी तो वापस से इन सब की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, बराबर हो जाएगी। तो अब कुछ चेंज होने देखने को मिला ना कि हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड जो पहले नीचे था, कम था, अब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो चुका है, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो हमने लोगों ने बढ़ाया था वो एक्सेस ऑफ अमाउंट वापस से यूटिलाइज किया गया है ना। जितना बढ़ाया गया था उतना ही इसका भी बढ़ा है। देखिए जिस मच चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में, तो इतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड भी बनेगा, ओके, और इतना ही आयोडीन यूटिलाइज भी होगा, यानी ये तीनों अमाउंट सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। इससे हम समझ गए कि हमारा क्या कुछ प्रोसेस होता है। लेकिन अब मेन थिंग ये है कि एग्ज़ाम के टाइम में ये सब बवाल तो करने जाएंगे नहीं। हमें समझना है कि कोई रिएक्शन दिखा, कैसे बता दें कि वो कोई फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी या बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, तो उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये कोई एक प्लेन सरफेस है, हमारी जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ है ना। सपोज करो इक्विलिब्रियम स्टेट मार दो गोली। अभी इसे बॉल समझ लेते हैं या खुद को ही समझ लेते हैं। मान लो ये बॉल रखी हुई है, मैं आपसे पूछूं कहाँ डायरेक्शन होगी इसकी, कहाँ पर शिफ्ट करेगी, सीधी सीधी बात है, नो शिफ्टिंग, कोई शिफ्ट नहीं होगा। क्यों से कि ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फोर्सेस दिस बॉल विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी इस समय ज़्यादा रही होगी, ओके। ये इक्विलिब्रियम में है, ओके। अब अगर मैं आपको एक सिनेरियो दिखाऊं, सपोज ये रहा कुछ इंक्लाइंड सा प्लेन, और मैंने बोला ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो अब क्या देखने को मिल रहा है, या तो मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटाई है या तो मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, ओके। मैंने क्या किया है, रिएक्शन को इससे कुछ नहीं पता। रिएक्शन बस इतना देखेगी कि हाँ मेरे में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम थी, अगर मान लो ये बॉल यहाँ पर है, अब ऐसे केस में बॉल कहाँ पर शिफ्ट होगी, जाहिर सी बात है ग्रेविटी अपना काम करेगी भाई, और ये प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ओके। तो मतलब हमारी रिएक्शन किस तरफ, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, या टूवर्ड्स प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाएगी। और अगर मैं तीसरा सिनेरियो ले लूँ ऐसा कुछ, अब ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसे केस में क्या हुआ, रिएक्शन को फिर से दिखा कि इस बार मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किससे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ गिरेगी बॉल, रिएक्टेंट की तरफ गिरेगी, है ना। तो इस केस में हमारा जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। मतलब ओवरऑल हमें कुछ देखने को मिला, क्या देखने को मिला, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम, रिएक्शन की डायरेक्शन उसकी तरफ। मतलब यहाँ पर जो कम वही जीत गया, समझ गए। तो मतलब जहाँ पर भी कंसंट्रेशन आपको कम दिखे, जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड इफेक्ट की। सेकेंड इफेक्ट है हमारा चेंज इन वॉल्यूम। क्या इफेक्ट आएगा अगर हम वॉल्यूम चेंज कर दें, किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम ही चेंज कर दें, तो ऐसे केस में क्या इफेक्ट आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो सेकंड क्या है, इफेक्ट इन चेंज
इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ऐसे केस में क्या होगा, जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो ऐसे केस में हमारी किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सब पहली बात हम ये क्लियर कर लेते हैं कि 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं। पहले जिसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो, या डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो, या डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 हो। ओके, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 का कोई एग्जांपल? यस, ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। ओके, मान लीजिए 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना हो जाएगी? दैट इज 1 + 1 माइनस 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा ये। और डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी? जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना, यानी एसोसिएशन चल रहा होगा, जैसे A प्लस B इक्वल्स टू C। ऐसे केस में मान लो 1 1 माइनस 1 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। जाहिर सी बात है डेल्टा एन जी की मान 0 से कम हो गया। और डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन हो रही होगी। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन लिया था, यहाँ पर हमारा कोई एक रिएक्टेंट होगा जो 2 भाग में टूट रहा होगा। ओके, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तीनों के बारे में बात करने से पहले इसको पहले ख़त्म कर देते हैं, बहुत छोटा सा है। ओके, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 का मतलब क्या? अगर सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 और फाइनली वॉल्यूम V2 रहा होगा, वॉल्यूम में चेंज देखने को मिला है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है, जाहिर सी बात है V1 इज लेस देन V2। ओके, सबसे पहले देखते हैं एट टाइम t इक्विलिब्रियम के समय में A की कॉन्सेंट्रेशन A, इसकी B, C एंड D, लेट सपोज। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इनिशियली एट V1 वॉल्यूम पर क्या कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा? A बाई V1, B बाई V1, C बाई V1, D बाई V1। और अगर मैं इसमें Kc की वैल्यू रखूं तो Kc का वैल्यू आ जाएगा हमारा C बाई V1, D बाई V1 अपॉन A बाई V1 इंटू B बाई V1 एंड V1 विल बी कैंसल्ड आउट। जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम देखने को मिलेगा, यानी वॉल्यूम का इफेक्ट इस रिएक्शन में नलीफाइड होगा, यानी नल कर सकते हैं, उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इसके टर्म में कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म आया है क्या? वॉल्यूम का टर्म नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम का चेंज इसके इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो हमारी रिएक्शन जो कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 होंगी, उस पर वॉल्यूम का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, हमारा पहला इफेक्ट गया। ओके, अब बात करते हैं दूसरे की, डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। ओके, तो इसको क्लियर करते हैं। हमारा वॉल्यूम पहला V1 V2, V1 इज लेस देन V2। इक्विलिब्रियम पर इसकी नंबर ऑफ मोल्स A, B एंड C। V1 वॉल्यूम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा? V अपान V1, B अपान V1 और C अपान V1। ओके, V2 वॉल्यूम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन A बाई V2, B बाई V2 एंड C बाई V2। ओके, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। जब इक्विलिब्रियम पर रहा होगा तो उस समय Kc की वैल्यू आया होगा C अपान V2 टोटली अपॉन A अपान V2, सॉरी V1 है, A अपान V1, B अपान V1 दैट इज इक्वल्स टू CV1 बाई AB। ये Kc की वैल्यू है। अब अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुई है तो वहाँ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे, वहाँ हम रिएक्शन कांस्टेंट को लिखेंगे, यानी QC का वैल्यू रखेंगे ना। तो QC की वैल्यू क्या आ जाएगी?
रिएक्शन कोएफिशिएंट का क्या वैल्यू आएगी, दैट इज C/V2 A/V2 B/V2 दैट इज इक्वल्स टू CV2/AB। नाउ अब इसे कंपेयर करते हैं। V2 की वैल्यू ज़्यादा है V1 से, यानी QC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी KC से, यानी QC इज ग्रेटर देन KC। तो अब आप बताओ किधर का मुंह खुला है, QC की तरफ, तो हमारी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड, यानी हमारी रिएक्शन बैकवर्ड होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही होगी। ओके, यानी हम क्या समझे कि जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 थी तो वहाँ पर वॉल्यूम का कोई चेंज देखने को नहीं मिला था, नो इफेक्ट। ओके, जब डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 है तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर क्या देखने को मिलेगा, फिर से वैल्यू लेते हैं V1 और V2 इज ग्रेटर देन V1। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट पर इसका नंबर ऑफ मोल्स A, B, C और V1 वॉल्यूम पर कॉन्सेंट्रेशन A/V1, B/V1, C/V1। V2 वॉल्यूम पर कॉन्सेंट्रेशन A/V2, B/V2 और C/V2। नाउ इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान क्या होगा, Kc इज इक्वल्स टू B/V1, C/V1, A/V1 दैट इज इक्वल्स टू BC/AV1। QC की बात करें, अब तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुकी है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/V2 इंटू B/V2 अपॉन A/V2 दैट इज इक्वल्स टू BC/A/V2। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें देखने को, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो अब यहाँ पर ये अपॉन में है, यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। यहाँ पर हमारा QC की वैल्यू KC से कम हो जाएगा। ओके, तो हमारा डायरेक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इन दिस डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नहीं समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ। सपोज कीजिए ये रहा इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके, और रिएक्शन कहीं यहाँ चल रही है ना, रिएक्शन कहीं यहाँ चल रही है, तो अब क्या हो गया, अब क्या करेगी रिएक्शन, इसे वापस खींचेगी ना, चलो चलो इस तरफ खींचेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर QC इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन KC करूँ तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन और यहाँ पर KC है, QC अब इससे ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पर होगा, तो अब इसे वापस ले आने के लिए इसे बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इस हिसाब से हमारा हुआ कि अगर हमारा डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा तो बैकवर्ड और ग्रेटर देन 0 होगा तो फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन इसका निकाल लेते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला है, देखो, डेल्टा Ng व्हेन ग्रेटर देन 0 दैट इज फॉरवर्ड। मतलब क्या, कुछ कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है क्या, यहाँ से हमें देखने को ये मिल रहा है कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, नहीं, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा, हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी वॉल्यूम के चेंज के रिस्पेक्ट में। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम चेंज कर दिया मैंने, तो ऐसे केस में रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो ऐसे केस में हमारी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं चेंज इन प्रेशर।
थर्ड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ओके, जब प्रेशर में चेंज होगा तो ऐसे केस में क्या इफेक्ट आएगा? जाहिर सी बात है, सबसे सिंपल बात बताता हूँ। हमें पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब क्या, जो भी वैल्यू आई है V के रिस्पेक्ट में, ठीक उसकी उल्टी हो जाएगी P के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। अगर इसे हम सॉल्व भी करना है तो सॉल्व एक फैक्टर उठा करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा अपने आप। जैसे मैंने डेल्टा एन जी की वैल्यू सपोज ग्रेटर देन 0 रख ली। ऐसे केस में क्या होगा? a प्लस बी, सॉरी a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ओके, सो वही कंडीशन v1 v2, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पर इसका नंबर ऑफ मोल्स a b c। तो कहीं ना कहीं Kc की वैल्यू हमें देखने को क्या मिल रही थी? कांस्टेंट क्या हो जाएगा? c बाई वी वन अपॉन a बाई वी वन b बाई वी वन। उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, b बाई वी वन, c बाई वी वन, a बाई वी वन, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए वी वन। और QC की वैल्यू कितना आया होगा? b बाई वी टू, c बाई वी टू अपॉन a बाई वी टू, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए वी टू। अब हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो जहाँ पर 1 बाई वी है वहाँ पर 1 बाई पी कर दो। तो मतलब बी सी अपॉन 1 बाई पी नहीं करेंगे, P कर देंगे। बी सी अपॉन ए इंटू पी वन, बी सी अपॉन ए इंटू पी टू। ओके, प्रेशर भी चेंज हुआ ना मेरा, P1 इज लेस देन P2 हुआ ना। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हमारा Kc की वैल्यू कम हो जाएगी Qc से, मतलब Qc की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी Kc से। मतलब क्या, ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये रहा मेरा Qc, ये रहा Kc और ये रहा Qc। तो किस तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी? यानी यहाँ पर है, इसका मोर्चा यहाँ पर होगा, भाई इसे Kc की तरफ जाना है, तो इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। यही हमें डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 वॉल्यूम के केस में क्या मिल रहा था? वॉल्यूम के केस में हमें फॉरवर्ड मिल रहा था, प्रेशर के केस में हमें बैकवर्ड मिल रहा है। यानी जाहिर सी बात है, अब हम आंख बंद करके कहीं पर भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम के रिजल्ट का ठीक उल्टा प्रेशर में आने वाला है। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 पर क्या आ रहा था? वॉल्यूम का केस लिखते हैं यहाँ पर रहा केस वॉल्यूम प्रेशर। डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर वॉल्यूम क्या जा रहा था? फॉरवर्ड। ओके, लेकिन प्रेशर कहाँ जा रहा है? बैकवर्ड। डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 पर क्या हो रहा था? वॉल्यूम हमारा बैकवर्ड जा रही थी। तो ऐसे केस में प्रेशर कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। ठीक है, आधा मामला तो यहीं खत्म। यानी जनरल सी बात करें, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वॉल्यूम चेंज होगा तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और अगर प्रेशर चेंज होगा तो जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी। या सीधी सीधी ऐसी बात समझ लेते हैं, हमारा प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे प्रेशर की में चेंज की वजह से रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। वॉल्यूम का ठीक उल्टा, वॉल्यूम में क्या कह रहा है? जो ज़्यादा रिच है हम उसके पास जाएंगे। प्रेशर क्या कह रहा है? जो गरीब है हम उसके पास जाएंगे। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है,
चेंज इन टेम्परेचर, तो एक ली शैकले प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर कहीं पर भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा हो, ऐसे केस में हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ शिफ्ट होगी जिस तरफ इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही होगी, है ना। यानी जिस रिएक्शन में हमारी हीट इन्वॉल्व हो रही होगी उस तरफ हमारी रेट ऑफ रिएक्शन यानी हमारा रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगा। मतलब कि जहाँ पर भी इंडोथर्मिक नेचर के लिए क्या होता है, जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़े। अब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है कि उस रिएक्शन को फेवर करेगा जिसमें टेम्परेचर चाहिए, जिसमें हीट चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन या ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए होता है उन्हें हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया के फॉर्मेशन की, ओके, N2 + 3H2 = 2NH3, ओके। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ती है ना, हीट देनी पड़ती है। तो अभी अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरफ शिफ्ट करेगी, एक काम करते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो, बड़ा स्टेटमेंट हो, उसे तोड़ दो। जैसे ये पेन है, ओके, ऐसा भी तो एकदम कंबाइंड फॉर्म में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसे मैं तोड़ देता हूँ, बीच से तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया तो मुझे समझ में आ गया कि इस पॉइंट से लिखूंगा, इस पॉइंट से कैप से ढक सकता हूँ लिखने के बाद, ठीक है। और अगर मैं इसे और तोड़ूँ तो इसे मैं खोल करके इसमें इंक फिलअप कर सकता हूँ। यानी हमें पहले जो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, अब वो एकदम बाकायदे समझ में आ रही है कि अगर मैं इसे खोलूँगा, अच्छा इसमें एक निब है, अब इसे मैं खोलूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इसमें एक रिफिल है ना, जिसमें मैं इंक फिलअप करता हूँ, कैपिलरी रिएक्शन होती है, कैपिलरी एक्शन, और इसके बाद फिर इंक ऊपर आती है जिससे हम लिख पाते हैं। उसी तरह इसे भी करते हैं। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही होती है, एक बैकवर्ड रिएक्शन चल रही होती है। तो उन दोनों फॉर्म को लिखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी इसकी? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी हमारी N2 + 3H2 प्लस हीट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस। ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन लिखते हैं इसकी। बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रही होगी? 2NH3 डिसोसिएट्स इनटू N2 + 3H2 प्लस हीट, ओके। अब ये जो प्लस हीट इधर लिखा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो इसे उठा के यहां रख देते हैं, ठीक है। यहां रखेंगे तो क्या होगा? 2NH3 माइनस हीट दैट इज इक्वल्स टू N2 + 3H2। अच्छा, तो मतलब क्या दिख रहा है? हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब क्या? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो मेरी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ओके। एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के केस में। और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूँ, यानी हीट को लॉस कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो हीट का लॉस कहाँ हो रहा है? इस वाले रिएक्शन में। ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन में, ओके। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोई भी इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हुआ है तो उसकी रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट करेगी, किस तरफ? इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट करेगी। यानी जहां पर हीट इन्वॉल्व हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमारी रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ओके। या दूसरा केस लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अभी मैंने डिस्कस किया उसको, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन की, ओके, CaCO3, और मैंने इसमें हीट दिया था, बोला था मैंने गर्म कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और क्या बन रहा था मेरा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, ठीक है।
इसमें दो रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, CaCO3 प्लस हीट दैट इज इक्वल्स टू CaO प्लस CO2। ओके, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी CaO प्लस CO2 दैट इज इक्वल टू CaCO3 प्लस हीट। ओके, प्लस हीट इधर ना समझ में आए, इसे हटाओ यहाँ से और यहाँ पर आकर माइनस कर दो। ठीक है, पलट दिया मैंने। अब क्या दिख रहा है, हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वो किसको फेवर करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, और अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। सेम सिचुएशन हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन में H2 प्लस I2 मैंने ले लिया और यहाँ पर जब रिएक्शन हुआ तो 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ प्लस हीट लिबरेट हुई है। मतलब क्या, यहाँ पर हीट निकल रही है, दैट इज इक्वल टू 22.4 या 22,400 कैलोरी होती है शायद इसकी। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं इसका फिर से तोड़ूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, H2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2HI प्लस हीट, है ना। प्लस हीटर नहीं समझ में आ रहा है, इसे निकाल करके यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, बैकवर्ड क्या हो रहा होगा, बैकवर्ड हो रहा होगा 2HI प्लस हीट दैट इज इक्वल्स टू H2 प्लस I2। मतलब क्या, हमारी इस बार बैकवर्ड रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो रही है, मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है, निकल रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो वो किसको फेवर करेगी, उस स्टेप को फेवर करेगी जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन किस में हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन में। और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो वो किस में फेवर करेगी, वो फेवर करेगी फॉरवर्ड रिएक्शन को। आई होप अब तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ इनर्ट सब्सटेंस। अगर मान लो किसी रिएक्शन में मैंने कोई इनर्ट सब्सटेंस डाल दिया, एडिशन ऑफ ए इनर्ट सब्सटेंस। इनर्ट सब्सटेंस होने का मतलब क्या, ऐसा कोई सब्सटेंस, जैसे ऐसा कोई एलिमेंट, गैस, मॉलिक्यूल या कोई भी मैटर ले लिया जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, पार्टिसिपेट नहीं करता, वो एकदम शांत पड़ा होता है, उसे किसी से मतलब नहीं कि तुम रिएक्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। वो ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, ना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट करता है, ऐसा मॉलिक्यूल इनर्ट सब्सटेंस है। ठीक है, मान लो किसी रिएक्शन में, किसी सोल्यूशन में मैंने एक इनर्ट सब्सटेंस लेट सपोज आर्गन ही ले लिया और मैंने डाल दिया, तो वो ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है और ना ही प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दो केस बनते हैं। पहला, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से हमारा यहाँ पर नो चेंज देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, पता चलेगा अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारा नो चेंज आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, और अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले लेता हूं, जन्म जन्मांतर वाली बात आ गई यार कि प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के उल्टा ही रहता है, यानी अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर में तो चेंज आना ही है। ओके, तो प्रेशर में अगर कांस्टेंट ले लेता हूं तो ऐसे केस में हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिस्टर्ब होगी, हमारी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। वो किस तरफ शिफ्ट होगी, उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान दें, अगर मान लो ये एक सोल्यूशन है, ओके, इसमें मैंने कोई इनर्ट सब्सटेंस डाल दिया, ओके, और वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो वॉल्यूम यहाँ पर जो सपोज करो ये एक कंटेनर है, यहाँ पर 10
सिक्के ले लिया मैंने, ओके। इनका जो अगर बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ कॉइन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके कंपैरिजन में कितना होगा? अगर इस हॉल को, इस कंटेनर को मैंने बड़ा कर दिया और उसमें भी 10 ही डाले मैंने, तो जाहिर सी बात है ये तो कुछ दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे, ओके, कुछ दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी इस केस में नंबर ऑफ कॉइन्स पर यूनिट वॉल्यूम इस केस के नंबर ऑफ कॉइन्स पर यूनिट वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, है ना। इसमें छोटे से ही वॉल्यूम में ज़्यादा कॉइन्स मिल जा रहे हैं, इसमें बड़े से वॉल्यूम में कम कॉइन्स मिलेंगे। मतलब एक यूनिट पर एक ही कॉइन्स मिल सकता है, 2 कॉइन्स मिल सकता है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी सोल्यूशन में हम कोई इनर्ट सब्सटेंस डाल देते हैं तो ऐसे केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारा घट जाता है, ठीक है। इसके घटने की वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था इसलिए कोई चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हुआ। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिस्टर्ब हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से, फॉल डाउन कर जाने की वजह से हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो चुकी है। अब वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी ये उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, ओके। ये रहा इफेक्ट एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो इसे समझने से पहले ना थोड़ी सी एक बात ब्रीफ में जानते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कैटलिस्ट का काम क्या था। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट केवल इतना करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या तो रेट को इंक्रीज कर देगा या तो रेट को डिक्रीज कर देगा। अगर मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया है तो इंक्रीज करेगा, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लिया है तो डिक्रीज कर देगा। इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। हमें अच्छे से पता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओके। वो जितना अमाउंट मैंने डाला है उतना ही अमाउंट वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या करेगा? बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। यानी अगर मैं किसी इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन की एक रिएक्शन ले लूँ, जैसे A = B, ऐसे केस में अगर मैं कोई कैटलिस्ट डालता हूँ तो जो इक्विलिब्रियम ये अटेन हो रही थी 5 सेकेंड में, अब वो इक्विलिब्रियम अटेन होगी 2.5 या समथिंग कुछ कम, यानी लेस देन 5 सेकेंड, लेस देन 5 सेकेंड। क्यों? या तो वो रिएक्शन को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, यानी लेस देन 5 सेकेंड भी हो सकता है और ग्रेटर देन 5 सेकेंड भी हो सकता है। मतलब अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है जो रेट को बढ़ा देता है तो 5 सेकेंड से पहले इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। और अगर इक्विलिब्रियम यानी कैटलिस्ट निगेटिव है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है, तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि वो इक्विलिब्रियम को थोड़ा देरी में बैठने देगा, थोड़ी देरी में अचीव होने देगा, है ना। तो यानी हमें ये समझ में आ गया कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कोई चेंज नहीं करता इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। वो केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी या फिर लेट अचीव होने में हेल्प कर सकता है, या तो जल्दी अटेन करा सकता है या तो लेट अटेन करा सकता है, लेकिन उसके चेंज यानी किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकता, ओके। तो सब कुछ समराइज कर लेते हैं जितना इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। पहला हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले ये समझे कि ली सेटले प्रिंसिपल क्या होता है। ली सेटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर मैं इंडस्ट्रियल लेवल की बात करूं तो मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, यानी हमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े, प्रोडक्शन ज़्यादा निकले,
ठीक है। तो ऐसे केस के लिए कुछ वे, कुछ रास्ता निकालते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप देखे होंगे कि गर्मियों की मौसम में हमारे जो अंडे होते हैं ना वो सड़ जाते हैं, या फिर ये जो अंडे की जो शेल्स होती हैं ना ये वीक पड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको ली शटर प्रिंसिपल बताता है कि जो ये अंडे की जो शेल होती है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने की वजह से गर्मियों में जब मुर्गियां एक्सहेल करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, पंख फड़फड़ा करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती हैं बाहर, तो ऐसे केस में क्या होता है, रिएक्शन हमारी कुछ ऐसी चल रही होती है। अभी मैंने डिस्कस किया था CaO प्लस CO2। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो गई, खत्म हो गई, यानी क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिर गया, फॉल डाउन हो गया। तो ऐसे केस में रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे नहीं रह गई, अब वो रिएक्शन किसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। हमें अच्छे से पता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है, यानी सिनेरियो कुछ ऐसे हो गया होगा, यानी हमारी रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, यानी रिएक्शन में अब डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब इसका डिसोसिएशन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सेल्स वीक पड़ जाएंगी। इसलिए गर्मियों के मौसम में अक्सर कर हम लोगों को अंडे सड़ जाते हैं, है ना, सड़े हुए अंडे मिल जाते हैं। तो ऐसे केस के लिए जो पोल्ट्री फार्म में ना एयर कंडीशन की व्यवस्था की जाती है, या फिर उनको ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर गर्मी का इफेक्ट कम आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट था, क्या क्या चेंज देखने को मिला ली शटलर प्रिंसिपल में। पहला चेंज देखने को मिला हमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के चेंज में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिला है कि भाई जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी। यानी कुछ ये 3 केस बनेंगे, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ, यानी बैकवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, ठीक है, इतना सब समझ में आ गया। चलो भाई, अच्छा बात है। सेकंड क्या देखने को मिला, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस में क्या देखने को मिला है, वॉल्यूम के केस में देखने को मिला है डेल्टा एन जी की वैल्यू, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, है ना। लेकिन यहाँ एक चीज़ मेंशन है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा तभी। ओके, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, ये कंडीशन नहीं भूलने का है। अगर मान लो डिक्रीज करेगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही होगी तो डेल्टा एन जी की वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, और प्रेशर के कंडीशन में क्या होगा, मान लो चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों ले लेते हैं। प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि ठीक उल्टा बैकवर्ड रिएक्शन और इसमें फॉरवर्ड, यानी ये जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा उस तरफ शिफ्ट करेगी और ये जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा उस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, और अगर उल्टा हो गया तो मान लो ये उल्टा हो गया तो V अगर डिक्रीज कर गया तो ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो ये वाला रिएक्शन जो डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 था वो बैकवर्ड हो जाएगा और ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा, ठीक है, उसी का उल्टा कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन इफेक्ट मैंने देख लिए। चौथा इफेक्ट हम लोगों ने क्या देखा था, चौथा इफेक्ट देखा था हम लोगों ने एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस।
ऐसे केस में क्या था, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो नो इफेक्ट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ कंडीशन हम लोगों ने क्या डिस्कस करी थी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में मैंने क्या दिया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो इंडोथर्मिक को फेवर करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा। ओके। और सिक्स्थ मैंने क्या डिस्कस किया था, सिक्स्थ मैंने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो हमें पता चला कि भाई कैटलिस्ट या तो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करा देगा या तो लेट में अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई चेंज नहीं लाएगा। ओके। तो आई होप ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा एक ट्रिक जान लेते हैं। भाई परीक्षा भी तो देनी है, परीक्षा में हम लोग ये सब इतना बड़ा झमेला तो नहीं कर सकते। अब जिसको नीट या फिर जेईई मेंस देना है तो उसके लिए तो भाई थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना, देख करके समझ में आना पड़ेगा ना। तो एक ट्रिक है, टेक्नो की सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कम वीवो की ज़्यादा। ट्रिक है, मैंने बनाई है, अच्छी है कि नहीं बताना। ठीक है। टेक्नो की कॉस्ट प्राइस कम वीवो की ज़्यादा, मतलब टी से टेम्परेचर, ई से इंडोथर्मिक। यहाँ पर हम सारे भी जो एलिमेंट है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये हमेशा नोटिस करने का है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, यानी सारे एलिमेंट, टेम्परेचर की अभी बात करूँ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ये इंडो कैटलिस्ट का नो इफेक्ट, सी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर कम मतलब क्या, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जहां पर कंसंट्रेशन कम रहेगी तो डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, हम लोगों ने देखा था। ठीक है। वी वॉल्यूम, I that is addition of inert gas, ज़्यादा मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, हाई होंगे। ओके। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि सारे फैक्टर इंक्रीजिंग टर्म में, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो इंडो, ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, तो कंसंट्रेशन का तो हम लोग पता ही है यार कि जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो कंसंट्रेशन को हम यहाँ नहीं लेंगे। प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो, ठीक है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो, ठीक है, और इनर्ट गैस, ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर हाई होंगे, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट करेगा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। कंसंट्रेशन और प्रेशर अगर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर कम होगी, ठीक है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर हम ले लें तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर हाई होंगे हमारी डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आई होप अब सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा, ट्रिक मैंने दे ही दी। और याद रखना यार, ये हमेशा इंक्रीजिंग के पावर में है, अगर डिक्रीजिंग कर दिया तो ठीक इसका उल्टा कर देना है। अगर डिक्रीजिंग कर देगा तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो एक्सो हो जाएगा, कैटलिस्ट का नो इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहने वाली है, प्रेशर का डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, यानी उल्टा कर लेना। वॉल्यूम का भी उल्टा हो जाएगा, इसका तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, इसका तो वैसा ही रहने वाला है।
ठीक, तो ट्रिक हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर भी हो चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।